हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई के मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो लेके आए हैं वो क्लास 10th के पूरी बुक के अंदर जितने फ़ॉर्मूले हैं, पूरी बुक में जितने भी क्लास 10th में हर चैप्टर वाइज़ फ़ॉर्मूले दे रखे हैं, उन सब का रिवीजन करेंगे। आप जो बच्चे क्लास 10th में जस्ट अभी आए हैं, तो हो सकता है 2 से 3 ही चैप्टर वो पढ़ पाए हों। लेकिन फिर भी अगर वो प्रैक्टिस करते रहेंगे फ़ॉर्मूलों की कंटिन्यू हमारे साथ रिवीजन करते रहेंगे, उनको बार-बार बोलते रहेंगे, याद करते रहेंगे और वीडियो में साथ-साथ समझते और बोलते रहेंगे, तो वो जल्दी ही सारे फ़ॉर्मूले याद कर लेंगे और अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर पाएँगे। इसी के साथ हम लोग एक बात और भी है कि इस चैनल को जिस पे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि 50 सब्सक्राइबर कम से कम होने चाहिए लाइव आने के लिए। हम सोच रहे हैं लाइव आके कंटिन्यू आपको फ़ॉर्मूले रिवीजन कराते रहें। ये टारगेट जो हमने रखा है इस साल, वो है क्लास 10th और क्लास 12th के मैथ के जितने बच्चे हैं, उन सब का अच्छे से अच्छा स्कोर कराने का। ये जो है कि मुख्य टारगेट है कि सारे फ़ॉर्मूले जुलाई से पहले ही सब बच्चों को याद हो जाएँ। 10th के और 12th में मेन फ़ोकस है और बहुत अच्छा हम लोग प्रयास करते रहेंगे आपको अच्छा सिखाने के लिए और जितना भी कर सकते हैं, जितने भी संसाधन हैं हमारे पास, उसके माध्यम से आपको और अच्छे से अच्छा कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर और इसके अंदर जो फ़ॉर्मूले हैं उसमें फंडामेंटल थ्योरम आती है पहले नंबर पर। जो फंडामेंटल थ्योरम होती है वो क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर जितो जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको आप ना प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आप उनको अलग-अलग कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन उसका कर देते हैं तो फिर ये फंडामेंटल थ्योरम प्रूफ हो जाती है। फंडामेंटल थ्योरम केवल इतना बताती है कि आप कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में कर दो। जैसे क्लास 8th में आप करते थे कि किसी भी नंबर को एलसीएम फॉर्म में लिख देते थे। उसका एलसीएम निकालते थे, उसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और इसके अंदर फ़ॉर्मूलों की बात करें तो केवल एक फ़ॉर्मूला है, वो है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ए और बी से यहाँ जो मतलब है, वो ये है कि ए और बी यहाँ 2 कोई से नंबर हैं। उन नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ जो मल्टीप्लाई करके आता है, वही उन नंबरों का मल्टीप्लाई भी होता है। तो याद रख लेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। इसके बोर्ड में भी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस फ़ॉर्मूले से रिलेटेड और बुक में भी क्वेश्चन दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चन ये एक और बात बता दें, ये जो फ़ॉर्मूले हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही दिए गए हैं और एक्स्ट्रा भी अगर आपको पढ़ना है, तो आप अलग बुक से भी आर.डी. शर्मा वगैरह से भी पढ़ सकते हैं। थ्योरम नंबर 2 देखो दे रखा है कि P इज़ ए प्राइम नंबर। ये थ्योरम है क्या असली में आपको बताऊँ? आपने फ़ॉर्मूले जो चैप्टर 1 है उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा √2, √3, √5 ये सारे नंबर इरेशनल प्रूफ करने के लिए। तो √2 को प्रूफ करो इरेशनल है। बस यही थ्योरम उसको प्रूफ करने में काम आती है हमारे। क्या कहती है कि ये थ्योरम ये कहती है कि P कोई प्राइम नंबर अगर है, तो P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P A को भी डिवाइड करेगा। ये फर्स्ट चैप्टर में थ्योरम और फ़ॉर्मूले थे, तो एक ही फ़ॉर्मूला है, अच्छे से याद कर लें। पॉलिनोमियल दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो देखो भाई, इसकी डिग्री 1 होती है। अब डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड द डिग्री। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 3 डिग्री वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 है तो कोई डिग्री नहीं, इसलिए उसको ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। फ़ॉर्मूले की बात करें तो इसमें 2 फ़ॉर्मूले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आते हैं, वो क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ क्या है? देखो भाई, ज़ीरोज़ अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा है तो आपको पता होगा ज़ीरोज़ वो नंबर होता है जो किसी भी पॉलिनोमियल को 0 कर देता है। इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है। तो वो नंबर जो किसी भी पॉलिनोमियल को 0 करते हैं वो ज़ीरोज़ कहलाते हैं। मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। बी और माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? सी अपॉन ए। एबीसी यहाँ पर क्या है? एबीसी उस पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट एबीसी होते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, बी का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट होता है बी और सी कांस्टेंट टर्म होता है। तो एबीसी सारे
कोफिशिएंट होते हैं। और क्यूबिक के लिए देखो, क्यूबिक का क्वेश्चन तो नहीं आता शायद, उसमें एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन हमें तब भी फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा गामा सी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी अपॉन ए। क्यूबिक के फॉर्मूले, अब लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 मैथ का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। देखो भाई, इसमें फॉर्मूले क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपके पास जब ग्राफ बनाते हैं तो उसके बाद कुछ कंडीशन निकल के आते हैं कि जब लाइन इंटरसेक्ट हो जाए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, तो कोफिशिएंट का उसके साथ क्या रिलेशन है। तो ये वो 3 तरीके का रिलेशन बनाता है, वो यहाँ पर 3 तरीके का रिलेशन आपको दे रखे हैं। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/A2। अगर किसी भी 2 लीनियर पेयर के कोफिशिएंट A1 और A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो लाइन 100% इंटरसेक्टिंग बनेगी, और इंटरसेक्टिंग अगर बनेगी लाइन, तो ओनली ऑन वन सॉल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली ओनली वन सॉल्यूशन आएगा, या फिर इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर दूसरे की बात करो पॉइंट की, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों का रेशियो अगर इक्वल आता है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक लाइन और उसके ऊपर उसी पाथ पर दूसरी लाइन भी बनी होती है, तो हम लोग इसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। इसके सॉल्यूशन में पूछेगा कि कितने सॉल्यूशन होते हैं। अब एक लाइन एक दूसरी लाइन के ऊपर अगर कंटिन्यूअस उसी पाथ पर बनी है, तो वो मैनी सॉल्यूशन देगा, क्योंकि वो बहुत सारी जगह वो पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो इसलिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन उसके अंदर आएंगे और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो और तीसरी अगर इसमें समझो, तो वो होती है कि अगर A1/A2 और B1/B2 का रेशियो इक्वल है, बट C1/C2 का रेशियो इक्वल नहीं है, तो पैरेलल लाइन बनेगी, और पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन कभी नहीं आ सकता, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये चैप्टर नंबर 3 का हो गया, ग्राफिकल मेथड का। अब हम बात करते हैं कि अगर जो क्वाड्रेटिक, वो सॉरी, अरे कहाँ जा रहा है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड, वो अलजेब्रिक मेथड होता है। उसमें दो तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस एक मेथड है सॉल्व करने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा सबसे पहले आपको, तो क्या होती है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। सॉल्व करने का तरीका, सॉल्व ऑफ इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इज द फैक्टराइजेशन मेथड होता है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि जीरोज का नेचर क्या है, कैसे उसके जीरोज आएंगे, या रूट्स कह लो या जीरोज कह लो, तो कैसे उसके जीरोज होंगे, उसका क्या नेचर होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर इक्वल होंगे दोनों। तो ये नेचर ऑफ रूट्स से हमको पता लगता है। B² - 4AC, अगर B² - 4AC सॉल्व करो और जीरो से बड़ा आ जाए, तो आप ये कह सकते हो कि उसके दो रियल रूट्स आएंगे, दो रियल रूट्स होंगे, और दोनों ही अलग अलग होंगे। इसके साथ B² - 4AC इक्वल टू 0, यानी कि B² - 4AC की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि रूट्स रियल होंगे और दोनों ही इक्वल होंगे। और अगर B² - 4AC की वैल्यू 0 से छोटी आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि नो रियल रूट्स, या फिर वो रूट्स जो आएंगे वो 0 से छोटे हैं, इसलिए नेगेटिव आएंगे, और तो रियल नहीं हो सकते। अगला चैप्टर नंबर 5, एपी। एपी में, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप कह सकते हो। एपी में क्या होता है, बेटे दो फॉर्मूले याद करने हैं। पहला nth टर्म ऑफ एपी और सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। अगर आपको nth टर्म निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक बार और बोलेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये क्या है, a यानी फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या है, डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स। डिफरेंस ऑफ द टू टर्म, यानी कि अगर डी निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, A2 में से A1 माइनस करना पड़ेगा, तो डी की वैल्यू निकल आएगी। an मतलब लास्ट टर्म, इसको L इक्वल टू भी लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ n टर्म क्या होता है, सम ऑफ n टर्म
सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, मतलब 1 से लेके कह दें कि 100 तक सारे नंबर प्लस करो कितनी वैल्यू आएगी, तो उसके लिए क्या करोगे, एस एन इक्वल टू एन ब्रैकेट में एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, जब 100 तक का निकालना तो 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस एन 100 प्लस वन डिवाइड बाई टू। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। अगला चैप्टर देखो, वो आता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में देखो क्या है, सिम्स में आपको ट्रायंगल में सिमिलरिटी प्रूव करनी होती है, और सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए 4 तरीके होते हैं। क्राइटेरिया जो सिमिलरिटी होती है वो 4 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया सारी साइड इक्वल हो जाए, यानी कि एस 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 क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं, एस 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 क्राइटेरिया। थ्योरम नंबर 4 में देखा एस एस एस, साइड 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 क्राइटेरिया। और दूसरी क्राइटेरिया होती है ए, यानी कि तीनों साइड इक्वल हो जाए, तीनों एंगल इक्वल हो जाएं, सॉरी। ए क्राइटेरिया होता है ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने का। तीसरा क्राइटेरिया होता है एस ए एट, साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल फिर साइड, एस ए एस क्राइटेरिया। और चौथा क्राइटेरिया होता है कोई सी दो एंगल भी इक्वल होते हैं, एस ए में कोई दो एंगल भी इक्वल होते हैं तो भी हम उसको कह सकते हैं कि वो जो ट्रायंगल दो हैं वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। जो सिमिलरिटी प्रूव करने का केवल 4 मेथड हैं, और इसी मेथड को यूज करके हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर सिमिलरिटी को प्रूव कर लेते हैं। अगला आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट में आपको 3 फॉर्मूले याद करने होंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला देखो बेटा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है कि अगर किसी दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस याद निकालनी है ना आपको, तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। अगर उसके लिए रूट के अंदर x1 माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। इसको अगर रिवर्स भी लिख दो आप ना, x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर, तब भी आंसर सेम ही आता है। तो इसलिए एक तरीके से याद कर लो कि वह रूट के अंदर x1 माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू का स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूले में दो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, जो पहला कोऑर्डिनेट x निकालने के लिए m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y इक्वल टू होता है m1/2 प्लस m2/1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब तीसरा फॉर्मूला आता है मिड पॉइंट फार्मूला, और वो फार्मूला होता है कि जैसे x कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन बोलेंगे साथ साथ, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। यहाँ पर PBP HHB लिखा है, इसका मतलब है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस होता है किसी भी राइट एंगल में। टेन को हम लोग साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, और कॉट को इसका उल्टा यानी कि कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। अब बात आती है रेसिप्रोकल की, तो साइन कॉसेक का देखो रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का, और टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होते हैं, उनको याद रखना है। इसके साथ साथ PBP HH भी याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। P अपॉन H क्या होता है, साइन के लिए, B अपॉन H कॉस के लिए, टेन के लिए P अपॉन B। इसका रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉसेक का हो जाएगा H अपॉन P, सेक का हो जाएगा H अपॉन B, कॉट का हो जाएगा B अपॉन P। और इसके लिए ये याद रखना है कि HBP होता क्या है, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है टेबल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो इसलिए याद करना बहुत कंपलसरी है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 63 रूट 3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, 90 0।
tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 not defined. Cosec 0 not defined. Cosec 30 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3, cosec 90 1, sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 62, sec 90 not defined. Cot 0 not defined. Cot 30 √3, cot 6, cot 45 और 1, cot 60 1/√3, cot 90 0. इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होती है। देखो इसमें आपको साइन की वैल्यू 100% याद होनी चाहिए। अगर साइन की याद है तो सारे बना सकते हो। साइन 0 0 होता है। कोसेक देखो कॉस होता है उसका रिवर्स घुमा दो बस। टेन को साइन अपॉन कॉस होता है। कोसेक साइन को उल्टा कर दो, सेक कॉस को उल्टा कर दो और कॉट टेन को उल्टा कर दो। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटी होती हैं, याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेकंड वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो टेन और सेक में याद रखेंगे कि ये अलग अलग है और कॉट में सी से शुरू होता है, कॉसेक भी सी से शुरू होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों सी से याद रह पाएगा।